नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्रूरता और कट्टरता हमेशा अपनी स्वीकार्यता के लिए एक पर्दा ढूंढती है और उसके पीछे छिपकर सारे अपराध करती है। तालिबान का भी यही एजेंडा है। तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना रंगमंच बना लेते हैं, प्रोपेगेंडा का पर्दा डालकर खुद को बदला हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच वीडियो के रूप में रिकॉर्ड होकर दुनिया के करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच जाता है। आज तालिबान के कस्मों और वादों का रियलिटी चेक करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत के पास क्या विकल्प है। अफगानिस्तान के भविष्य पर भारत का ब्लूप्रिंट देखना भी जरूरी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी हथियारों के दम पर कैसे तालिबान की मौज बाहर आई हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिका इतनी तेजी से भागा कि तालिबान को फोकट के हथियारों का फिक्स डिपॉजिट मिल गया। अमेरिका और अफगान सेना के मिलिट्री भंडार से तालिबान का कितना बड़ा फायदा होने वाला है, यह भी समझिएगा। आज तालिबान की बदरी 313 बटालियन के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। आप इसे तालिबान की आधुनिक कमांडो फोर्स कह सकते हैं और टेरर टुकड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि तालिबान के हितों की रक्षा के लिए बदरी 313 कमांडो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने तालिबानियों का कबीले वाला लुक ही देखा होगा, लेकिन इस चेहरे के साथ एक और चेहरा भी है जो कमांडो ट्रेनिंग लेकर आया है और आधुनिक हथियारों से लैस है। 313 कमांडो की टुकड़ी बनाने के पीछे तालिबान ने कौन सा माइंड गेम खेला है और इस टुकड़ी ने अफगानिस्तान पर कब्जे में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, यह देखिएगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी जेब खाली रहने वाली है। अफगानिस्तान बैंक की ज्यादातर संपत्ति विदेशों में है और उस पर तालिबान का कंट्रोल मुश्किल है। इस संपत्ति में विदेशी मुद्रा, सोना और मूर्तियां शामिल हैं। तालिबान को उम्मीद थी कि 10 अरब डॉलर यानी 74,300 करोड़ रुपए की संपत्ति उसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। बाइडेन प्रशासन अमेरिकी बैंकों में मौजूद अफगान संपत्ति को फ्रीज कर चुका है। न्यूयॉर्क में अफगान बैंक का 9,650 करोड़ रुपया का सोना भी फ्रीज हो गया है। नतीजा ये कि अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति के सिर्फ 0.1 से 0.2% हिस्से पर ही तालिबानी कंट्रोल हो पाएगा। पंचतंत्र की कहानियों के दो चरित्र आपको जरूर याद होंगे। पहला रंगा सियार, यानी वो जो धोखेबाज होता है या धूर्त होता है, और दूसरा बगला भगत यानी ढोंगी या पाखंडी। आज अगर इन दोनों चरित्रों को मिलाकर एक नाम देना हो तो वो नाम होगा तालिबान, जो धोखेबाज तो है ही, ढोंगी भी है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना जो चरित्र पेश किया है, वो इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का दूसरा वर्जन भी पहले वर्जन की फोटोकॉपी है। न तो तालिबान की सोच में कोई परिवर्तन हुआ, न बर्ताव में। लेकिन इस बार तालिबान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं है। इसीलिए हमने आज रंगा सियार बने तालिबान की चिकनी चुपड़ी बातों का रियलिटी टेस्ट किया है, जो अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 का आईना है। 20 साल नली में रखने के बावजूद दो चीजें कभी सीधी नहीं हो सकती, जिसमें दूसरी चीज है तालिबानी सोच। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 20 साल पहले के तालिबान और आज के तालिबान में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तालिबान ने सिर्फ आईना बदला है, चेहरा नहीं। باید یادآور شوم که ما خواهم رفع قرار میدیم که را به نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل همراه ما در مقابل بودند، از الف تا یا همه حافظ. तालिबान दिखाना चाहता है कि वो कितना नरम दिल है, लेकिन वो वास्तव में कितना पत्थर दिल है, ये दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है। तालिबान कह रहा है कि उसने सभी को आम माफी दे दी है, तो फिर ये क्या हो रहा है? सड़क पर चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें तालिबानी राज का एहसास दिलवाया जा रहा है। तालिबानी लड़ाके सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेकर घूम रहे हैं और सरकार के लिए काम कर चुके लोगों को घरों से निकाल कर सजा दे रहे हैं। काबुल में तालिबानियों के आ जाने के बाद हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तालिबानी उन्हें गोलियां मार रहे हैं।
लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन चैन लेकर आएगा, सभी अफगानों को साथ लेकर चलेगा। با دکتر صاحب عبدالله با دیگرها ما در تلاش داریم شویم، حال هم تماس ها را داریم، کوشش میکنیم که همه افغان ها جمع شوند. ما نمیخوایم هیچ رهبر افغانستان، هیچ کسی که در اینجا برای مردم خود یک اراده خدمت داره و یا در مردم خود جای و جایگاه داره، آنها نادیده گرفته شده. तालिबान के मुंह से ऐसी बातें हजम नहीं होती। बताइए, तालिबानी प्रवक्ता इंटरनेशनल मीडिया के सामने तालिबान की अमन पसंद छवि बनाने में जुटे हैं और बाहर तालिबानी लड़ाके अपनी हुकूमत का जश्न कुछ यूं मना रहे हैं और अफगानिस्तान को आग लगा रहे हैं। और तालिबान का सबसे बड़ा झूठ तो रह ही गया। जरा सुनिए, तालिबानी प्रवक्ता कैसे अफगानिस्तान में महिलाओं के हक की वकालत कर रहा है। वो कह रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार देगा। زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندان خواهد آمدن به شمول اوناست ان شاء الله بخشای مختلفی که برایشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اونجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالمندوالی، در بخشای مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است، برایشان تنظیم خواهد شد. मतलब कुछ भी कहने में क्या जाता है, करना तो वही है जिसके लिए तालिबान जाना जाता है। जो तालिबान पोस्टर तक में महिलाओं का चेहरा नहीं देख सकता, वो बात कर रहा है महिलाओं के हक की। Shahranau area of Kabul, when there's not Taliban and the government with the presidential Ashraf Ghani, there is a lot of pressure of the people, so they have a wedding. And some young generations come here. This is the headdresses for the woman. So there's a lot of pictures of the woman. So when the Taliban captured the Kabul city and they come here and control of the Kabul, this pictures from this shops clearly painting by some people, by the shop people, by some Taliban. You see it in the picture. तो जिस तालिबान को पोस्टर पर महिलाएं पसंद नहीं हैं, उन्हें वो घर से बाहर निकलता कैसे देख सकता है। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को अफगानिस्तान ने अपना बंधक बना लिया है। वो बल्ख प्रांत की गवर्नर थी। टीवी न्यूज चैनल्स पर महिला न्यूज एंकरों को तालिबान ने हटा दिया है और तालिबानी लड़ाके स्टूडियो में बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना तक दुश्वार हो गया है, फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां ही हों या अफगानिस्तान की महिला सांसद। So as an MP, as a female, as someone who is coming from civil society activism and human rights, women rights activism, so coming from these background, for sure I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. ये गवाहियां, ये तस्वीरें, ये क्रूरता, ये हैवानियत और गोलियों की तड़तड़ाहट, हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, तालिबान। तालिबान है, वो न कभी बदला था, न बदला है और न कभी बदलेगा। आज तक ब्यूरो। तालिबान आज अफगानिस्तान की रियलिटी बन चुका है, उसकी असलियत बन चुका है, उसकी हकीकत बन चुका है। और तालिबान की हकीकत क्या है, ये दुनिया जानती है। इसीलिए तालिबान जुबान से खुद को अफगानिस्तान का मसीहा साबित करने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी हरकतें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही, क्योंकि जुबान को कंट्रोल किया जा सकता है, सोच को नहीं। और तालिबानी सोच किस हद तक जा सकती है, अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। अफगानिस्तान का आज और आने वाला कल अब तालिबान के हाथों में है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान का भविष्य तो खतरे में है ही, अफगानिस्तान में भारत का भारी भरकम निवेश भी अब खतरे में आ गया है। फिलहाल भारत का पूरा फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर है, लेकिन भारत सरकार और तालिबान के बीच भविष्य में कैसे और क्या रिश्ते होंगे, इसमें भारतीय निवेश की अहम भूमिका होगी। $3 बिलियन यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के जरिए
भारत ने अफगानिस्तान के विकास में बड़ा योगदान दिया है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। $90 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत ने अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाया था, जिसका साल 2015 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, जिस पर अब तालिबानी कब्जा हो चुका है। इसके अलावा ईरान में भारत का चबाहार प्रोजेक्ट भी खतरे में आ गया है, जिसमें भारत ने करीब $8.5 करोड़ का निवेश किया है, जिसका भविष्य क्या होगा अब कोई नहीं जानता। जरांज दिलाराम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत भारत ने 218 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण कराया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार इस हाईवे के निर्माण में $150 मिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसें और 200 मिनी बसें शहरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी थी। इसके अलावा अफगान नेशनल आर्मी के लिए 285 मिलिट्री व्हीकल्स भी दिए थे। इसके अलावा अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस आरियाना के लिए एयर इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट्स गिफ्ट किए गए थे। अफगानिस्तान में ये वो काम है जो भारत ने दोस्त बनकर किए, लेकिन अब जब खुद अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चित है, तो भारत के लिए अब बीते 2 दशकों में अफगानिस्तान के साथ बनाए अपने रिश्तों पर फिर से विचार करने का समय है। पर सवाल यह है कि तालिबान को अब तक कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं देने वाले भारत के पास अब विकल्प क्या है? इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश है हमारी ये कूटनीतिक रिपोर्ट। काबुल में जिस संसद भवन के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के बेहतर लोकतांत्रिक भविष्य की नींव डाली थी, उस संसद भवन पर अब तालिबान का कब्जा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के संविधान और लोकतंत्र का कितना सम्मान करने वाला है। लेकिन क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे तालिबान से कोई रिश्ता रखेगा? ये सब चीजें ऐसी है कि इनके बारे में अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि अभी जैसे तालिबान की सरकार बनने के बाद में उनका क्या रवैया रहता है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। तालिबान से रिश्ते को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि भारत का फोकस अभी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर है। और जहां तक ये सवाल है कि भारत तालिबान के साथ कैसे डील करेगा, तो ये तालिबान की हरकतों से तय होगा। तो अभी वहां पर थोड़ी स्थिरता आनी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, और हमें कोई थोड़ा डेफिनेटिव मालूम चलना चाहिए जो वहां पर किस प्रकार की सरकार आती है, तभी हम भारत सरकार इसको निर्णय कर सकेगी जो उनके साथ कैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए और कैसे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। वैसे तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। 1999 में IC-814 विमान हाईजैक में तालिबानी भूमिका को भारत कैसे भूल सकता है, जिसमें भारत को खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े थे। अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को जिस तरह से तालिबान ने तोड़ दिया था, उससे भी भारत की भावनाओं से तालिबान ने पंगा लिया था। लेकिन जानकार मानते हैं कि वो तब की बात थी और अब की बात अलग है। अब की बार मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में भारत ने बड़ा निवेश किया है और कई परियोजनाएं अभी अधूरी हैं। हेरात प्रांत में भारत की तरफ से सलमा बांध का निर्माण कराया जा रहा है। 42 मेगावाट की क्षमता वाले इस हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन साल 2016 में हुआ था, लेकिन इस बांध के आसपास के इलाकों पर अब तालिबान का कब्जा है। भारत ने अफगानिस्तान में पुले खुमरी से काबुल जाने वाली 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अलावा दूसरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाया है, जिनका काम अब अधर में लटक गया है। नवंबर 2020 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ काबुल जिले में शहतूत बांध के लिए समझौता किया था। इस बांध के जरिए 20 लाख नागरिकों को पीने का पानी मुहैया कराया जाना था। इसके अलावा $80 मिलियन की लागत से करीब 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया जाना था। ये वो निवेश हैं जो भारत ने अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए किए थे। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को भी लग रहा है कि वो तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का सकता है। लेकिन तालिबान जानता है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना उसके हित में नहीं है।
भारत के बहुत से कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। इस तरह का डॉसियर भी हमारे पास मौजूद है, बड़ा एविडेंस भी मौजूद है। आप कह रहे हैं किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा, सो आई एम अस्यूमिंग यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। मगर क्या ये भी समझा जाए कि भारत के साथ अब आप अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो आए और कंटिन्यू करें अपने प्रोजेक्ट्स जो इधर ऑलरेडी ऑनगोइंग है? अगर उसके प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, वो जैसा डैम है या रोड है, तो वो कंप्लीट करे। तो निवेश के हवाले से समझे तो भारत के पास अब दो रास्ते हैं। या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे और अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करे, इसके लिए उसे तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलकर रखना होगा। और दूसरा रास्ता ये है कि भारत अफगानिस्तान में सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए, लेकिन तब भारत ने वहां जो किया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि भारत अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाएगा, क्योंकि तालिबान भले ही भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था जो हम आतंकी तंजीमों अलकायदा के साथ अपने जो रिश्ते हैं एकदम तोड़ देंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था जो हम वहां पर हिंसा है उसको कम करेंगे, नहीं किया। तो उनके कहने करने में बहुत अंतर है, हमको देखना पड़ेगा जो वो आगे क्या करते हैं। वैसे तालिबान से भारत के रिश्ते कैसे और किस हद तक होंगे, ये इस बात से भी तय होगा कि तालिबान से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के रिश्ते कैसे होंगे। तालिबान के साथ जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के संबंध जग जाहिर हैं, जिनके रहते हुए भारत का तालिबान के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा जो तालिबान में केवल तालिबान पश्तून नहीं है, वहां पर ISI है, वहां पर अलकायदा है, वहां लश्कर-ए-तैयबा भी आ गया है, जैश-ए-मोहम्मद भी आ गया है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी आ गया है, लश्कर-ए-जंगवी भी आ गया है। तो ये भी चाहेंगे जो भी सरकार बनेगी उसमें उनका भी योगदान रहे, उनका हाथ रहे, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन रहे। तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, सिर्फ सुरक्षा और निवेश से जुड़ी हुई ही नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भी, जो तालिबानी राज को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। दिल्ली से गीता मोहन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यानी तालिबान को लेकर भारत की नीति अभी वेट एंड वॉच की है। भारत के साथ तालिबान के रिश्ते इस बात से भी तय होंगे कि दुनिया के कौन से देश तालिबान को मान्यता देते हैं। भारत ये भी देखेगा कि तालिबान खुद भारत से बातचीत के लिए कितना उत्सुक है। वैसे पिछली बार 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था, तब सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान को मान्यता दी थी। वो देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। और इस बार अभी तक जिन देशों ने तालिबान को मान्यता दी है उनमें भी पाकिस्तान नंबर 1 है। इसके अलावा चीन और रूस ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी। तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने पहले भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस बार क्या होगा इस पर कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगी। आप देख रहे हैं खबरदार, और अब हम आपको बताते हैं कि हथियारों वाला कौन सा जैकपॉट लग गया है तालिबानियों के हाथों, क्योंकि जितनी तेजी से अमेरिका वापस भागा उतनी तेजी से तालिबान आगे बढ़ा, और जहां जहां वो आगे बढ़ा अफगान सेना या फिर अमेरिकी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती थी वो सब उसके हाथ लगते गए। तो हवाई ताकत किस तरीके से उसकी बढ़ रही है, सबसे बड़ी जो चीज है वो देखिए, ये सुपर टुकानो जो विमान है वो उसके हाथ लगा। इसमें कई तरह के हथियार लग सकते हैं और एकदम जो प्रिसिजन म्यूनिशन होता है उसका इस्तेमाल इस विमान के जरिए हो सकता है। और खासकर हम आपको बता दें कि जो पेव-वे टूल लेजर गाइडेड बॉम्ब है वो इसमें फिट किए जा सकते हैं। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये विमान जो है वो बहुत नीची उड़ान उड़ते हुए और बहुत सटीक सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए Mi-24 ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका अटैक में इस्तेमाल होता है। भारत ने अफगानिस्तान को ये प्रेजेंट किए थे और ये हाथों में लग गए हैं तालिबान के। हालांकि ये भी इसके साथ बताया गया कि उसके जो रोटर्स थे उनमें कई जगह मिसिंग थे और मुमकिन है कि जो अफगान सेना है वो उसे निकाल कर ले गई थी। अब MD-530F जो है ये भी हेलीकॉप्टर्स, ये 11 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स हैं जो तालिबान के हाथों लग गए हैं। ये बहुत तेजी से हमला करते हैं और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर ये जाने जाते हैं।
इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा किया है अमेरिका के बाहर। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खेप यही है, अमेरिकी सेना ही इसका इस्तेमाल करती है, और ये जो सबसे बड़ी खेप है UH-60 ब्लैक हॉक्स की, ये लग गई है तालिबान के हाथों। हालांकि उड़ाना नहीं आता है तालिबान को, और हमने आपको कल भी खबरदार में दिखाया था कि वो ट्रेंड प्रशिक्षित पायलट्स की तलाश में भी है। इसके अलावा रूस के जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है 75, जो कि हाथों में आ गई है अब तालिबान के। बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स हैं, हर तरह के ऑपरेशन में काम आते हैं। हालांकि बहुत उन्नत हेलीकॉप्टर्स नहीं है ये, जितनों का भी हम नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सारे उसकी ताकत जरूर बढ़ा सकते हैं। तालिबान की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले स्पेशल एयरक्राफ्ट भी उसे मिल गए हैं। इसमें स्विट्जरलैंड में बने हैं ये 12 PC-12 स्पेशल मिशन हेलीकॉप्टर्स, ये सब उसके पिलाटस PC-12 ये उसके हाथों में आ गए हैं। ये सारी चीजें हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों में इस समय आ गई। हथियार हैं तो ट्रांसपोर्ट विमान भी है उसके पास। देखिए उसे C-130 हर्क्यूलिस उसके हाथों में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा विमान होता है, जहां पर रनवे नहीं होता है वहां पर भी लैंड हो सकता है। हालांकि इसमें पायलट्स का स्किल बहुत अहम होता है, भारतीय वायुसेना उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करती है। अब अगर वो अपने विरोधियों की, अपने दुश्मन देशों की जासूसी करना चाहता है, किसी की भी जासूसी करना है, तो उस हिसाब से भी एयरक्राफ्ट हाथ लगा है तालिबान के, जिसे सेस्ना कैरावान इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपने देखा, अब ये अगर उसे जासूसी करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए चाहिए, तो ये सेस्ना भी उसके हाथों में आ गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके हाथों में ये विमान ही आए हैं, उसके हाथों में जमीन पर भी जो हथियार हैं वो सारे आ चुके हैं। और इनकी गिनती देखिए, इनकी फहरिस्त देखिए, 44 टैंक उसके हाथों में आए हैं। 44 टैंक, जिनमें T-62 है, T-55 है, ये सब शामिल है। दुनिया के कई बड़े देश इनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो तालिबान क्या इनमें सवार होकर सड़कों पर किस तरीके से निकल सकता है, वहां पर इस्तेमाल कर सकता है, आम लोगों के दमन में कर सकता है, उसका भी एक खतरा है। इसके साथ ही यह भी देखिए कि तालिबान को 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां मिल गई हैं। हमवीज इसमें शामिल है जो अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है, मैक्स प्रो शामिल है। ये लैंडमाइन से भी बच सकते हैं और बेहद तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां हैं ये सब, बहुत तेज मूवमेंट में उसे मदद मिल सकती है। और तालिबान का जो तोपखाना है वो भी मजबूत हो गया है, क्योंकि इन टैंकों के साथ साथ उसके पास जो है वो जो उसका तोपखाना भी बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। 750 हावित्जर तोप उसके पास बढ़ गए हैं। अब देखिए अफगान आर्मी इसे छोड़कर निकली थी, 155 mm वाली अमेरिकी M114A तोपें भी उसे मिल गई हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम जमीन से लेकर आसमान तक का ब्यौरा आपको दें तो आप समझें कि तालिबान को सब कुछ मिल गया है, उसका तो जैकपॉट लग गया है। अब उसे यह देखना है कि वो इस्तेमाल कैसे करता है इन सभी हथियारों का। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जैसे तालिबान को यह दबा हुआ खजाना मिल गया है, तालिबान को अफगान सेना की संपत्ति कितना मजबूत बना सकती है, इसका विश्लेषण करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग की 2017 की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2017 तक अफगान सेना के लिए 6 लाख से अधिक हथियारों की फंडिंग अमेरिका ने की। अमेरिका ने अफगान बॉर्डर पुलिस को 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, करीब 10,000 रॉकेट चालित हथियार मुहैया कराए। अफगान सेना को अमेरिका की ओर से 1,62,643 संचार उपकरण मिले। इसके अलावा 76,000 वाहन मिले। इन वाहनों में 22,000 से ज्यादा हमवीज शामिल हैं। 2007 में जब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान को एयरक्राफ्ट देने की मंजूरी दी थी, तब से 110 हेलीकॉप्टर और 98 विमान अफगानिस्तान को मुहैया कराए गए। जब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में पहुंचा है, तब अफगानी वायुसेना की संपत्तियां भी उसके कब्जे में आ गई हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की एक रिपोर्ट से हमने ये जानकारी जुटाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानी वायुसेना के पास C-130 एयरक्राफ्ट की संख्या 4 है, जबकि 23 C-208 एयरक्राफ्ट हैं। AC-208 एयरक्राफ्ट की तादाद 10 है। इसके अलावा A-29 25 हैं। Mi-17 विमानों की संख्या अफगान वायुसेना के पास 24 है। MD-530 एयरक्राफ्ट 54 और UH-60A+ एयरक्राफ्ट 43। यानी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अफगान वायुसेना के पास 174 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। अब तालिबान इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित पायलट्स को अपने साथ जोड़ पाएगा या नहीं, यह बात की बात है, लेकिन यह सब अब तालिबान के नियंत्रण में आ गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी आसानी से कह तो दिया कि वो अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गए थे, लेकिन 2001 से अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में निवेश किया वो बाइडेन की इस बात को झुठलाता है। अमेरिकी टैक्स पेयर के खर्च की मॉनिटरिंग के तहत अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑन अफगानिस्तान जॉन सोप्को ने 2020 में जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अफगान सैन्य बलों, जिसमें उनकी सेना, पुलिस और स्पेशल फोर्स, उसके गठन, ट्रेनिंग और अन्य खर्चों के तहत अमेरिका ने 83 अरब डॉलर यानी करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिया। इसमें एयरक्राफ्ट और वाहनों पर 10 अरब डॉलर यानी 750,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ। 2010 से 2020 के बीच ईंधन पर खर्च 3.75 अरब डॉलर यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए। 2001 से आर्थिक विकास पर खर्च 5.8 अरब डॉलर यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए और अफगान वायुसेना और स्पेशल मिशन विंग पर 8.5 अरब डॉलर यानी करीब 64,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए। अब अमेरिका का अफगानिस्तान में पैसा डूब गया। यह बात सच है कि अमेरिका अनिश्चित काल के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान अपना बोरिया बिस्तर समेट और हाथ झाड़ कर चला गया, उसने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक, वैश्विक जिम्मेदारी और तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि या तो अमेरिका ने 20 साल पहले गलती की थी या 20 साल बाद गलती की है। तालिबान मजहबी नफरत और कट्टरता के खाद पानी से पला बढ़ा है। 20 साल से आप जिस तालिबान को देखते रहे, उसकी सोच में तब और अब में कोई खास फर्क नहीं आया है, लेकिन वक्त के साथ साथ तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। खबरदार में अब हम तालिबान की एक ऐसी खूंखार कमांडो यूनिट के बारे में आपको बताते हैं जो दुनिया की किसी भी सैन्य टुकड़ी को टक्कर देने का मादा रखती है, और अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे में 313 तालिबानी कमांडोज की इस टुकड़ी की बड़ी भूमिका है। तालिबानियों को अब तक आप कबीलियाई ड्रेस में ही देखते होंगे, पठानी पहनावा, सिर पर पगड़ी, हाथों में हथियार। तालिबान की इसी सेना ने 2 दशक बाद अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। काबुल तक पहुंचने में सेना को 100 दिन भी नहीं लगे, लेकिन इसी तालिबान की एक ऐसी बटालियन है जिसे देखकर आप यूएस आर्मी समझने की गलती कर सकते हैं। इसे तालिबान का बदरी बटालियन कहा जाता है। तालिबान के बड़े बड़े ऑपरेशंस को यही बटालियन अंजाम देती है। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस की पहरेदारी इस बटालियन के जिम्मे है। इस बटालियन में तालिबान ने अपने सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक आतंकियों की भर्ती कर रखी है। यह तालिबानी सेना की वो टुकड़ी है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में तालिबान अपनी सेना को किस हद तक मॉडर्नाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। तालिबान को दुनिया ने जब भी देखा तबाही की स्क्रिप्ट लिखते ही देखा। अफगानिस्तान की सेना से लेकर सोवियत संघ और अमेरिकी नाटो की सेना तक तालिबान ने एक से बढ़कर एक ताकतवर और संगठित सेनाओं का मुकाबला किया। लेकिन कैसे? आतंक के चोले में, मजहब के पहनावे में। 15 अगस्त की सुबह से पहले तक ये बात हजम करना मुश्किल था कि तालिबान की पकड़ काबुल तक हो चुकी है और अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर बांधते ही तालिबान इतनी तेजी से अफगानिस्तान को दबोच लेगा। लेकिन तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान की नई हकीकत है। काबुल के इस आलीशान प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अब तालिबानियों का पहरा है और इस पहरेदारी की कमान उस टुकड़ी के हाथों में है जिसे तालिबान की सबसे आधुनिक और संगठित टुकड़ी माना जाता है। ये दुनिया को खबरदार करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों ने यह बता दिया है कि तालिबान कैसे अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के मिशन में लगा हुआ है। ये तालिबान की बदरी 313 बटालियन है, एक ऐसी कमांडो यूनिट जिसके लिए बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना बाएं हाथ का खेल है। तालिबान ने इसे बेहतरीन हथियारों और आधुनिक उपकरणों का बूस्टर दिया हुआ है। ये ऐसे ऐसे हथियारों से लैस है जिसकी उम्मीद तालिबान से कोई नहीं करता। मॉडर्न असॉल्ट राइफल, मॉडर्न फायर आर्म्स,
अत्याधुनिक वर्दी, नाइट विजन उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, यानी ऐसे तमाम उपकरण जो तालिबानियों को एक सधी हुई बटालियन में बदल देते हैं। बदरी 313 बटालियन तालिबान की युद्ध नीति का नया प्रयोग है, तालिबानी सेना के मॉडर्नाइजेशन प्लान का सैंपल है। तालिबान अपने इस रूप को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के तहत प्रचारित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बदरी 313 बटालियन के स्लो मोशन वाले फिल्मी वीडियोस सामने आ रहे हैं ताकि तालिबानी सेना के भविष्य की ग्रैंड पिक्चर पेश की जा सके। तालिबान ने यह फैसला किया है कि बदरी बटालियन अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस को गार्ड करेगा और जितने स्ट्रेटजिक और वाइटल एरियाज़ हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित करेगा। ये उसका रोल है। ये बदरी बटालियन ये अल-कायदा का मिलिट्री आर्म है जो पाकिस्तान में मौजूद था और अब ये शिफ्ट हो गया है अफगानिस्तान काबुल में। तालिबान ने बदरी बटालियन का गठन बेहद सोच समझकर किया है। इस प्लान को समझने के लिए आपको इस बटालियन के इतिहास की तह में जाना होगा। तालिबान ने बटालियन का नाम बदरी 313 जानबूझकर रखा है। तालिबानी अपनी लड़ाई को बदर की जंग से जोड़ना चाहते हैं। बदर की जंग वो जंग थी जिसे 313 लड़ाकों ने जीता था। मदीना में लड़ी गई इस जंग में विजेताओं की अगुवाई पैगंबर मोहम्मद ने की थी। बदर की जंग में अबू जहल की हार हुई थी। तालिबान अपनी जंग को मजहब से जोड़ना चाहता है। ये एक तरह का माइंड गेम है। इन दिनों खबरों में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन भारत में महंगाई का कब्जा है। रसोई गैस की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी की कीमत 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी। दिल्ली में अब सब्सिडी वाला सिलेंडर 859 रुपए 50 पैसे का हो गया है। ये रेट लागू हो गया है। 1 जुलाई को भी एलपीजी गैस की कीमत 25.5 रुपए बढ़ाई गई थी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।